हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे खोरठा कहानी संग्रह छाहियर को। ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगी यदि आप खोरठा से संबंधित झारखंड में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये खोरठा साहित्य से संबंधित है, खोरठा कहानी संग्रह छाहिर। चलिए देखते हैं इसका लेखक। पहले छाहिर के लेखक कौन है और ये पहले जान लीजिए। खोरठा कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह क्या होता है? एक से अधिक कहानियों का संकलन होता है कहानी संग्रह में। लेखक है चितरंजन मोहतो चित्रा। प्रकाशक है इस कहानी संग्रह का खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। प्रकाशन वर्ष है 2007। कहानियों की संख्या कितनी है? 10। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कहानी संग्रह क्या होता है? एक से अधिक कहानियों का संकलन होता है। कहानियों के नाम क्रमशः क्या क्या है देख लीजिए। छाहिर जो पहली कहानी है, इसी पर इस कहानी संग्रह का नाम भी है छाहिर। बोनेक लोर, हम कैसे जियब, बबुआ एगो कहानी कही दे, गुरुजीक फिकीर, समय कटवा ताश खेला। 7वां है सांस्कृतिक झगड़ा। 8वां है चोर डाकू और लुटेरा। 9वां है नवा जमींदार। 10वां है देवता के खाए गेल डाकिन। तो ये 10 कहानियाँ इस छाहिर में हैं। अब लेखक का संक्षिप्त परिचय देखिए। मूल नाम चितरंजन मोहतो है। इनका उपनाम जो है वो चित्रा है। साहित्यिक नाम है चितरंजन मोहतो चित्रा। जन्म इनका हुआ 1946 में जितिया पर्व के दिन, यानी कि डेट यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो इसे जितिया पर्व के दिन आप याद रखेंगे 1946 में। माता का नाम है धनिया देवी। पिता का नाम है घनेनाथ महतो, जो कि एक किसान थे। जन्म स्थान और अस्थायी निवास स्थान ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़ झारखंड। शिक्षा जो है इन्होंने भूगोल विषय से एमए किया 1966 में। पेशा इनका है हाई स्कूल शिक्षक थे। ये विभिन्न स्कूलों में रहे। विशेष क्या है? रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना काल से करीब 2 साल तक अतिथि खोरठा अध्यापक के रूप में अध्यापन किया। प्रकाशित कृतियां इनकी क्या क्या हैं? प्रकाशित कृतियां इनकी हैं जिनगिक टो खोरठा उपन्यास है। इनका उपन्यास यदि पूछे तो आपका जिनगिक टो इन्हीं का उपन्यास है। छाहिर जो कि खोरठा कहानी संग्रह है, जिसे अभी हम देख ही रहे हैं। महराई खोरठा के लोक महाकाव्य का संकलन प्रस्तुतिकरण है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं संकलनों में रचनाएं प्रकाशित हैं और आकाशवाणी से प्रसारित हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ तो हम छाहिर देख रहे हैं। आप चाहें तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है खोरठा साहित्य की, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अन्य वीडियो भी उपलब्ध हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी परीक्षा के लिए। आइए पहली कहानी देखते हैं। छाहिर कहानियों का संक्षिप्त परिचय देख लीजिए क्या है किस कहानी में, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। छाहिर कहानी जो है यह संग्रह की पहली कहानी है। इस किताब का नाम इसी कहानी के शीर्षक पर रखा गया है। कहानी में संगति का प्रभाव दिखाया गया है। छाहिर मतलब है कि छाया, जैसे कि छाया पड़ता है किसी चीज़ पे तो उसी का छाहिर इसे कहा गया है। कथानक है रोहन और मोहन मजदूरी करके गुजारा करते हैं, पर दोनों परिवार की हालत एक सी नहीं है। मोहन की दशा रोहन से ठीक है, कारण है संगति का। यानी कहते हैं ना कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात, तो वो जो संगति की छाया पड़ती है उसे इस छाहिर, इसलिए इसका शीर्षक दिया गया है छाहिर। तो संगति का कारण जो है मोहन की दशा रोहन से ठीक है। रोहन का उठन बैठन गांव के जमींदार सूरज नारायण सिंह के कोठी में है, जो कि रोहन के परिवार में वो अपने घर
को ठीक से चला रहा है। बाल बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए पढ़ा लिखा भी रहा है। वहीं मोहन जो है अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहा है। रोहन क्या कर रहा है कि रोहन के बच्चे अनपढ़ बन रहे हैं। घर की हालत भी ठीक नहीं है। पूरे परिवार को जमींदार के घर काम करना पड़ रहा है, जबकि मोहन एक शिक्षक देवा चौधरी से अच्छी सलाह लेकर अपने परिवार के तरक्की के उपाय करता है। रोहन को इस बात का एहसास होने पर वह भी मोहन के साथ गुरुजी देवा चौधरी की शरण में जाता है। यानी कि ये जो कहानी है ये पूरा जो है संगति के प्रभाव को दिखाता है ये कहानी। तो इस कहानी में संगति से क्या अच्छी संगति से क्या फायदे हैं और बुरी संगति से क्या नुकसान, इस बात पे यहाँ छाहिर में बताया गया है। दूसरी कहानी जो है बोनेक लोर। इस कहानी में विकास के नाम पर और आदमी के लालच में जंगलों की हो रही अंधाधुंध कटाई पर दुख जाहिर किया गया है। जंगल से सटे गांव के लोग से जंगल खुद अपनी व्यथा कथा कहता है। यानी कि ये कहानी शीर्षक जो है बोनेक लोर यानी कि जंगल के आंसू, यदि इसका हिंदी में अनुवाद करें तो बनेगा क्या शीर्षक कि जंगल के आंसू। तो वह क्या कहता है, जंगल क्या कहता है कि सरकार की गलत नीतियां और भ्रष्ट रक्षाकर्मी ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। और यही सही है, आज भी यही सही है जो इस कहानी में बताया गया है। गांव के लोग भी जंगल से अपना दर्द सुनाते हैं कि तुअन पात और खेत बाड़ी के लिए हम थोड़ी सी लकड़ी लाते हैं तो हमें भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, जबकि जंगल के सिपाही अफसर ही जंगल को उजाड़ रहे हैं। तीसरी कहानी यह है हमें कैसे जियब। इस कहानी में उग्रवाद प्रभावित एक गांव की विकट दशा का वर्णन किया गया है। गांव छोड़कर वर्षों पहले नौकरी के लिए शहर में बसे महेश्वर बाबू छुट्टी लेकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ अपने गांव में घूमने आए हैं। इनकी 4 चक्का वाहन को देखकर गांव के पुरुष लोग जहां तहां छुप जाते हैं। बाद में अपने भतीजे रघुनाथ से पता चलता है कि यह गांव उग्रवाद और पुलिस के दमन की चक्की में पिस रहा है। जब तक पुलिस की गाड़ी आकर निर्दोष ग्रामीण को उग्रवादी के शक में उठाकर ले जाती है, उग्रवादी भी पुलिस की मुखबिरी के शक में ग्रामीणों पर जुल्म ढाते रहते हैं। कितने मर्द इस तरह से पुलिस या उग्रवादी के शिकार हुए हैं पर जेल में सड़ रहे हैं। तो ये हमें कैसे जियब, ये कहानी जो है उग्रवाद समस्या पर है। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड भी उग्रवाद से कितना प्रभावित है राज्य है। तो ऐसी घटनाएं आज भी आपको बहुतों जगह से देखने और सुनने को मिलती है, जहां सचमुच में ये कहानी आज भी चरितार्थ हो रही है। तो आगे देखिए, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण के लिए अब दारू चुलाने पिलाने का धंधा के लिए मजबूर गांव की औरत चुनिया का पति भी पुलिस से सिर्फ बात करने के कारण उग्रवादियों का शिकार हो गया है। गांव के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये हम कैसे जियब, ये कहानी में है। चौथी कहानी है बबुआ एगो कहानी कह दे। इस कहानी में गंगाराम नाम का एक ग्रामीण बुजुर्ग टोले के बच्चों को खिस्सागोई शैली में अंग्रेजी हुकूमत के समय के स्थानीय जमींदारों के शोषण अत्याचारों की बात बताता है। यानी ये कहानी जो है खिस्सागोई शैली में है, यानी कहानी कहने के शैली में है, खिस्सागोई शैली। और गंगाराम का एक बुजुर्ग जो है बच्चों को कहानी सुना रहा है। इसके बाद समाज के वातावरण में आए नकारात्मक बदलाव का वर्णन किया है। पुश्तैनी पैसे मरने लगे हैं, किसान लगान के बोझ से किसानी छोड़ मजदूरी करने लगे, सूदखोर महाजनी की चलती हुई, लोग हताश निराश होते हैं। इसके अलावा तरह तरह के नशे का शिकार होकर गांव चौपट हो रहा है, अर्थात गांव डूब रहा है। यानी कि इसमें दिखाया गया है कि गांव में पहले जब देश में जमींदारी प्रथा थी, तो जब जमींदारी प्रथा थी तब कैसे शोषण और अत्याचार होता था जमींदारों के द्वारा। और उसके बाद जो
नकारात्मक बदलाव आया समाज में, उसका वर्णन इस कहानी में है। बुबा एगो कहानी कही दे में। बुबा एगो कहानी कही दे। 5वां है गुरुजिक चेठा। चेठा मतलब क्या होता है? फिकीर होता है, यानी चिंता। गुरुजी यानी कि शिक्षक की चिंता आप कह सकते हैं, इसका हिंदी में अनुवाद करें तो। यह एक संवेदनशील शिक्षक की चिंताओं की कहानी है। इसमें राम नारायण नाम का एक शिक्षक देश विदेश से लेकर स्थानीय समस्याओं के बारे में सोच सोचकर परेशान है। लेबनान इजराइल का झगड़ा हो गया है, या देश में चल रही आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी गतिविधियां हो, या देश में हो रहे छोटे बड़े घोटाले, नीचे से ऊपर तक फैला भ्रष्टाचार, नेताओं की नैतिक पतन, वर्तमान युवा पीढ़ी का भटकाव आदि आदि समस्याओं की चिंताएं गुरुजी को सोने नहीं देती हैं, न समय पर खाने देती है। राम नारायण गुरुजी समाज सेवी, मानववादी विचार के व्यक्ति हैं। वे आखिर में अपनी चिंताओं, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए साहित्य रचने लगते हैं, जिसे पढ़कर अनेक उग्रवादी समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। उग्रवादी जो है मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन सरकार की समर्पण नीति की खामियां उनके आड़े आ रही है। गुरुजी अब सरकार की समर्पण नीति में बदलाव के लिए चिंतित हैं। यानी कि ये भी जो है एक तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि एक जो शिक्षक होगा वो किस प्रकार सोचेगा समाज के लिए, देश के लिए। तो इसका प्रतिनिधित्व ये राम नारायण गुरुजी कर रहे हैं, और किस प्रकार वे साहित्य रचना करके उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा में लौटाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की समर्पण की नीति की जो खामियां हैं उसकी वो जो है बीच में आ रही हैं, और इसके लिए वो नीति में बदलाव करने के लिए चिंतित हैं। ये इस कहानी में दिखाया गया है। अगला है समय कटवा ताश खेला। इस कहानी में ताश खेलकर समय नष्ट करने के बजाय कुछ रचनात्मक कार्य करने, गीत संगीत से जुड़ने की प्रेरणा दी गई है। फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा कि कुछ कुछ जगहों में या कुछ कुछ गाँवों में तो ऐसी स्थिति है कि लोगों के पास काम काज है नहीं, तो वो ताश लेकर बैठ जाते हैं और पूरा दिन उसी में गुजार देते हैं। तो ये भी एक तरह से एक समस्या है जो इस कहानी में उजागर हुई है। कहानी में दिखाया गया कि चिन्मय बाबू दिन भर अपने बड़े अहाते में ताश देखने वालों का मजमा लगाए रहते हैं। खुद भी हमेशा खेल में मशगूल रहते हैं। उनकी आंखें खराब हो गई तो डॉक्टर के अनुसार दिन भर बैठे रहना उनका कारण पता चला। अब वह ताश खेलना छोड़ गांव के आनंद और बालकृष्ण की संगति पकड़ते हैं। किताबों और गीत संगीत में अपना मनोरंजन करने लगते हैं। तो ये समय कटवा ताश खेलवा इस समस्या पर है। आगे की जो कहानी है वो सांस्कृतिक झगड़ा। ये सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में क्या है? तो इस कहानी में पुरानी और नई संस्कृति दो पात्र बनाकर बहस करते दिखाया गया है। तो ये झगड़ा जो है आज भी हो रहा है। आप इन कहानियों पे ध्यान दें तो ये आप पाते हैं कि ये जो समस्याएं हैं ना, ये आज भी व्याप्त है हमारे समाज में। आज भी हम इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो ये शाहिर की कहानियाँ जो हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है आप इससे समझ सकते हैं। तो सांस्कृतिक झगड़ा क्या है? आज भी झगड़ा है। ये आज पश्चिमी संस्कृति और पूर्वी संस्कृति में। तो आप यहाँ देखिए कि दोनों ही श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं अपने आप को। अतः पुरानी संस्कृति यह साबित करने में सफल दिखाई जाती है कि नई संस्कृति विज्ञान में तो काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है कि मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है और विज्ञान में विकास हुआ है। लोगों में प्रेम, करुणा, दया और सामाजिकता की जगह गलाकाट, प्रतिस्पर्धा, नफरत, वैमनस्यता, नैतिकता और निहायत व्यक्तिवादिता हावी हो रही है। इससे मानव समाज का वातावरण दूषित हो रहा है। यह बिल्कुल सही बात है कि ऐसा हो रहा है। लोगों में प्रेम, करुणा, दया जो है ये सब चीज़ें घट रही हैं। नफरत, जलन, अनैतिकता ये सब और व्यक्तिवादिता भी हावी हो रही है। नई संस्कृति इस बात से सहमत होती है। दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पुरानी संस्कृति धर्म पर आधारित है और नई संस्कृति विज्ञान पर।
मनुष्य के लिए दोनों ही आवश्यक है। यानी कि हमें एक ऐसी संस्कृति का पे चलना है, विकास करना है जो दोनों के अच्छाइयों को समाहित करे और बुराइयों को छोड़ दे। तो मनुष्य के लिए दोनों ही आवश्यक है। अर्थात आइंस्टीन के इस विचार का समर्थन किया गया है कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। यानी क्या है, तो धर्म के बिना विज्ञान अंधा और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा। 8वीं कहानी जो है वो क्या है, तो चोर डाकू और लुटेरा। इसमें क्या है, हरखू के बाप दादा अपनी रईसी ठाठ और बुरी आदतों के चलते जमीन जायदाद बेचते गए। हरखू को विरासत में गरीबी और बुरी आदतें मिली और गरीब हो चुका हरखू अपना घर चलाने और अपने दारू मुर्गा के जुगाड़ के लिए छोटी मोटी चोरी करता है। पकड़े जाने पर जेल हुई है। जेल में उसे सजा काट रहे और चोर डाकू लुटेरों से भेंट होती है। उसने देखा कि जेल में भी बाहर के समाज की तरह भेदभाव है। बड़ी बड़ी चोरी करने वाले, बैंक में डकैती या रेल लूटने वालों को यहाँ ज़्यादा महत्व है। उनके ठाट बाट है, दबदबा है। छोटे चोरों को बहुत सताया जाता है। वह दुखी होकर सोचता है, हे भगवान, गरीबों को कहीं चैन नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हर कहानी में जो है एक तरह से सच्चाई दिखाई जा रही है। ऐसा सही में होता है। और ये अंत में जो है हरखू क्या सोचता है कि गरीबों को कहीं चैन नहीं है, ये इस कहानी में दिखाया गया है। 9वीं कहानी जो है नवा जमींदार, इसमें काफ़ी अनुभवी बूढ़े जगन्नाथ चौधरी द्वारा गांव के नौजवान बच्चों को बताया जाता है कि राजतंत्र समाप्त होकर प्रजातंत्र आ जाने के बाद भी जमींदारी शोषण अत्याचार पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है, सिर्फ उसका रूप बदल गया है। वह आज़ादी के बाद के थानेदार बलराम सिंह के पुलिसिया जुल्म की कहानी बताता है। वो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करके गरीब या अमीर सबको काफ़ी सताया, काफ़ी धन कमाया, लेकिन उस धन का उपभोग वह नहीं कर पाया। बाल बच्चे पहले ही मारे गए और कई तरह के रोग घिरकर उसे भी दर्दनाक मौत मिलती है। ये नवा जमींदार में बताया गया। 10वीं जो कहानी है वो है देवता के खाए गेल डाकिन। इस कहानी में निर्मल बाबू नामक एक सज्जन किरानी है, विद्वान भी है, समाज को उन्नति की दिशा दिखाने और गरीब दुखियों की मदद करने में काफ़ी रुचि लेता है। समाज में प्रतिष्ठा है, सभा से मीनारों में बुलाए जाते हैं ये निर्मल बाबू, पर उनकी पत्नी शोभा रानी इनके विपरीत स्वभाव की है। वह इनकी दूसरी पत्नी है। पहली के असामयिक मृत्यु के बाद इससे शादी की है। शोभा रानी पढ़ी लिखी है, जवान है और सुंदर भी है, लेकिन विष भरे सोने के घड़े जैसी है। वो आज़ाद ख्यालों वाली और विलासी प्रवृत्ति की औरत है। अपने यारों के साथ आज़ाद घूमना, मौज मस्ती करना उसकी आदत है। कुछ कहने पर वह निर्मल बाबू को ही खरी खोटी सुना देती है। निर्मल बाबू का जीवन नर्क बन जाता है। बाल बच्चे भी खलनायक बिगड़ेल बन जाते हैं। निर्मल बाबू का बुढ़ापा काफ़ी मानसिक और शारीरिक कष्ट में बीत रहा है। ये इस कहानी में है। तो फ्रेंड्स, ये थी छाहिर की 10 कहानियाँ। उम्मीद है आपको बहुत हेल्प करेगी और मैं अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी। आप लोगों ने जो है मैसेज में ये बताया कि आप लोगों को खोरठा भी पढ़ना है, किसी ने वोट किया कि उन्हें पॉलिटिकल पढ़ना है, किसी ने हिस्ट्री पढ़ना है। तो जैसे जैसे होगा मैं आपको इन सब सब्जेक्ट की वीडियो जो है डालती रहूँगी चैनल पे, आपको हेल्प हो ताकि एग्ज़ाम में, और कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो में यहाँ उपलब्ध करा पाऊँ। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।